तो लास्ट क्लास में हम कवर कर रहे थे कि गुप्ताज आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, इसको हमने कवर किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। क्या कवर कर लिया था? गुप्ता के बारे में बात कर ली थी, क्या क्या इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, क्या चीज़ हुई थी। स्कल्पचर्स की बात कर ली थी। स्कल्पचर्स की बेसिक फीचर्स क्या थे? एलिगेंस, ग्रेस, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, कामनेस, ये इनके बेसिक फीचर हुआ करते थे। एग्रेशन की बजाय ये स्पिरिचुअल ब्यूटी पर फोकस करती थी। आइकोनोग्राफी और मुद्राज का काफ़ी जोर दिया गया था। आइकोनोग्राफी यानी मूर्ति बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था और उन मूर्तियों को एक तरीके से डिविनिटी से जोड़ने का प्रयास किया गया था। ठीक है, सभी तरह की मूर्ति बनाई गई थी। हिंदू, जैनिज्म, बुद्धिज्म तीनों के लिए मूर्ति बनाई गई थी। ठीक है, कुछ आपको नोटेबल टाइम देखने को मिलेगा। आपको मोस्टली जो उस समय की जो मूर्तियाँ हुआ करती थी वो विष्णु, शिव, बुद्ध और जैन, दुर्गा, इन की मूर्ति आपको देखने को मिलती थी। ठीक है, और जो इन्फ्लुएंस था इनको डिवाइन बनाने का वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर पर देखने को मिलता है। गुप्ता के टाइम पीरियड पर आपको बुद्ध और विष्णु भगवान, इन दोनों की मूर्ति काफ़ी देखने को मिलती है। आर्किटेक्चर्स में बात करें तो ये वुड से ट्रांसफॉर्म होके, ट्रांजिशन होके स्टोन्स पर शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, स्टोन्स कार्विंग इनका एक बड़ा फीचर हुआ करता है। स्टोन्स को कार्व करके टेम्पल्स बनाते थे जो आज भी स्टैंड करते हैं। ये इनका रिमार्केबल फीचर हुआ करता था जो इनकी स्पेशलिटी और एडवांसमेंट को दिखाता था। ठीक है, आर्किटेक्चर्स में इनके शिखर्स, गर्भगृह, ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। एक्सेस देखने को मिलता है। ठीक है, ये टेम्पल्स बनाने के लिए बेसिकली ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। कुछ टेम्पल्स हैं जिनकी मैंने यहाँ पे बात की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की थी, कुमारगुप्त ने इसको इस्टेब्लिश किया था। महावीर और बुद्धिस्ट के जो मॉन्क्स थे वो ज़्यादा यहाँ पाए जाते थे। हिंदुज़म के भी पाए जाते थे। ठीक है, ये एक तरीके से एजुकेशन का बीकन बन गया था हमारे पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, तिब्बत में, नेपाल में, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सेंट्रल एशिया में। ठीक है, यहाँ से भी लोग हमको देखने को मिलते हैं। और गुप्ताज टाइम पीरियड के बाद यहाँ पर हर्ष आते हैं। ठीक है, जो कन्नौज के राजा हुआ करते थे उन्होंने भी इसको पैटर्नाइज किया था। ठीक है, इवन हमको कुछ एविडेंसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि ये शैलेंद्र डायनेस्टी ऑफ इंडोनेशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया से भी कांटेक्ट हुआ करते थे। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम करती है फ्रॉम द 5th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में एक मूर्ख आता है जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने इस पूरी यूनिवर्सिटी को आग लगा दी और इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, गुप्ताज की पेंटिंग और गुप्ताज के कॉइन रिमार्केबल हुआ करते थे। इनके राजा जो डिपिक्ट किए जाते थे काफ़ी काम और म्यूजिक लविंग पोजीशंस में डिपिक्ट किए जाते थे। एग्रेशंस का कोई भी साइन किसी भी मूर्ति में हमको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स काफ़ी हुआ करती थी। जो कॉइन्स बनते थे मोस्टली आपको गोल्ड के देखने को मिलते थे। तो ये भी एक कारण है हमारा कि हम गुप्ता के टाइम पीरियड को गोल्ड या गोल्डन एज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉइन्स गोल्ड के मिलते थे बड़ी मात्रा में। ठीक है, बाकी तो डेवलपमेंट तो अपनी जगह पर है ही। ठीक है, टेम्पल्स बनाए जाते थे। तो टेम्पल्स बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड थे, 3 स्टाइल्स में डिवाइड हुआ करते थे, नागरा स्टाइल्स, द्रविड़ स्टाइल और वेसरा स्टाइल्स में। नागरा स्टाइल्स की खासियत क्या है ये मैंने लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, ये बस रिवीजन है। आप डिटेल में जानना है तो लास्ट क्लास को देख सकते हो। अजंता एलोरा की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी जो आज भी रिमार्केबल हैं, स्टैंडिंग हैं और काफ़ी अच्छी कंडीशन में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, गुप्ताज रूलर्स कौन कौन से थे जिन्होंने काफ़ी आर्ट एंड म्यूजिक्स को सपोर्ट किया था? उनमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त 2 प्रोमिनेंट थे। बाकी सभी ने किया था लेकिन ये 2 प्रोमिनेंट हुआ करते थे। ठीक है, इवन समुद्रगुप्त को हमेशा जो मूर्तियाँ बनाई गई, जो कॉइन्स थे उनमें उनको दिखाया गया तो बीना बजाते हुए म्यूजिक लवर के तौर पे दिखाया गया था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर में क्या एडवांसमेंट हुई थी? लिटरेचर में जितना एडवांसमेंट हुआ शायद ही और किसी फील्ड में गुप्ता के टाइम पे हुआ होगा। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ?
क्योंकि यहाँ पर रेगुलर आपको रिलीजियस और सेकुलर दोनों ही काम देखने को मिलते हैं, दोनों में ही एडवांसमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, संस्कृत यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। इससे पहले प्राकृत लैंग्वेज चलती थी। किसके टाइम पे? अशोका के टाइम पे, मॉडर्न्स के टाइम पे। प्राकृत और ब्राह्मी मैंने ये मॉडर्न पीरियड्स में बता रखा है। लेकिन यहाँ पर संस्कृत को बहुत ज़्यादा पैटर्नाइज किया गया, संस्कृत को कोर्ट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है ना। और क्योंकि संस्कृत अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने लगी, संस्कृत को एलीट क्लास की लैंग्वेज कंसीडर किया जाने लगा। ठीक है, और ये हम फेज कंसीडर करते हैं। अच्छा, और जो हमारे एपिक्स हैं वो मोस्टली इसी टाइम पे लिखे गए थे। एपिक्स आपके रामायण, महाभारत, आपकी स्मृति, संहिता, ये सब चीज़ें आपको इसी टाइम पर कंपाइल्ड देखने को मिलती हैं। पता सबको थी, ओरली ये चीज़ें चलती थी, लेकिन यहाँ पे कंपाइल्ड की गई थी। ठीक है, द पीरियड सॉ द लास्ट फेज ऑफ स्मृति लिटरेचर। तो आपको कई सारे स्मृति बेसिकली क्या होती हैं? बुक्स होती हैं। जैसे मनुस्मृति है तो वो इस तरीके से लॉ बुक है। आपको संहिता देखने को मिलेंगी, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, यानी बुक्स ऑन द डिफरेंट थिंग्स। तो कोई लिटरेचर पर है, कोई मेडिसिन पर है, कोई साइंस पर है, कोई ज्योग्राफी पर है, कोई रीजन पर है, इस तरह की बुक्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, नगरी स्क्रिप्ट्स इवॉल्व होने शुरू हुई थी, किससे? ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। तो ये चीज़ें याद रख लेना, वन वर्ड्स में कभी भी पूछी जा सकती हैं। नागरी स्क्रिप्ट्स इवॉल्व इन विच टाइम और इवॉल्व फ्रॉम विच स्क्रिप्ट? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से इवॉल्व हुई थी। प्राकृत लैंग्वेज का एवोल्यूशन भी हमने देखा है। ठीक है, तो मैनी प्राकृत फॉर्म्स हमको देखने को मिलती हैं। प्राकृत लैंग्वेज जो मॉडर्न के टाइम पे चलती थी, उसमें भी हमको एडवांसमेंट देखने को मिलता है। तो कुछ सौरसेनी अपभ्रंश जिसे बोला जाता है, अगर आप हिंदी में थोड़ा रखते हो तो एक तरह की ब्रांच है। ठीक है, अर्धमागधी आपको देखने को मिलती है, जो अवध में बोली जाती थी। बुंदेलखंड में, अच्छा, अवध और बुंदेलखंड में देखने को मिलती है। मगधी आपको बिहार में देखने को मिलती है। प्राकृत ये कोर्ट के बाहर काफ़ी प्रोमिनेंट होती थी। कोर्ट यानी कह सकते हो कि राजाओं के राजमहलों के बाहर जो जनरल भाषा हुआ करती थी, आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, वो उस समय प्राकृत भाषा ही हुआ करती थी। लेकिन कोर्ट्स के अंदर, यानी राजाओं के द्वारा या ऑफिसर्स के टाइम पे, ऑफिसर्स क्या इस्तेमाल करते थे? मोस्टली संस्कृत भाषा इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे भाषा भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक तो एलीट क्लास की भाषा और एक जनरल क्लास की भाषा। एलीट क्लास की भाषा संस्कृत हो गई थी और जनरल क्लास की भाषा प्राकृत हो गई थी। प्राकृत में भी कई सारे वेरिएशंस हमको देखने को मिले। ठीक है, गुप्ताज के टाइम पीरियड पे कई सारे प्लेज, कई सारी कथाएं, कई सारे नाटक लिखे गए हैं, नाट्य लिखे गए हैं। ठीक है, मोस्टली ये कॉमेडीज़ के फॉर्म में होते थे, कुछ लविंग्स होते थे, मतलब हर फील्ड में लिखे गए हैं। एंगर के फील्ड में, लविंग के फील्ड में, ठीक है, आपको कॉमेडीज़ के फील्ड में, ये सब फील्डों में हमको देखने को मिलते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ हायर एंड लोअर क्लास डज नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज, वही मैंने आपको बताया था वो चीज़। विमेन और शूद्र ये प्राकृत बोलते थे, और सभी लोग बाकी जो खुद को एलिट मानते थे वो संस्कृत बोलते थे। तो यहाँ पर आपको डिस्पैरिटी देखने को मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आपको गुप्ता के टाइम पीरियड पे जो रिलीजन है ना, रिलीजन में अब कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम काफ़ी आपको सख्त देखने को मिलेगा, काफ़ी आपको रिजिड देखने को मिलेगा। गुप्ता का टाइम पीरियड अपने कई सारे मायनों में ठीक था, कई सारे मायनों में बहुत एडवांस हुआ, लेकिन एक मायने में एडवांस नहीं हो पाया कि यहाँ गुप्ता के टाइम पीरियड से शुरुआत होती है अनटचेबिलिटी की, शूद्र की। शूद्र पहले भी होते थे, लेकिन अनटचेबिलिटी आती है। गुप्ता के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है विमेंस डिप्राइव करती है। ध्यान रखना, सब चीज़ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन विमेंस की पोजीशन डिक्लाइन कर रही है। ये कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं कर पा रहे। विमेंस में पर्दा सिस्टम लागू होता है, विमेंस को सब क्लास कंसिडर किया जाने लगता है कि भाई ये मेंस के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि गुप्ता के टाइम पीरियड में बहुत चीज़ें अच्छी हुई, लेकिन सब कुछ अच्छा
नहीं हुआ। ठीक है, चीज़ें काफ़ी डिफरेंट गई। ठीक है, कुछ प्लेज हैं जो आपको याद रखने चाहिए, है ना, जिन पे पूछे लिए जाते हैं कि गुप्ता के टाइम पीरियड में कौन कौन से प्लेज बने थे। तो प्रतिज्ञा, अगोधारण्य, सवनवष्ट दाता, चरोदाता। ठीक है, ये क्योंकि संस्कृत में और प्राकृत लैंग्वेज में है तो इसलिए भाषा सब थोड़े से अलग हैं, लेकिन ये आप याद रखने हैं। माध्यम व्ययोग, प्रतिमा नाटक, दुत्ता वैकम, दुत्ता घटोत्कच, करणभार्यम, उरुभंगा, अभिमर्का, ठीक है, अभिषेका। तो ये कुछ नाटक थे जो उस समय काफ़ी फेमस हुए। ये वो टाइम पीरियड था जहाँ पर पुराण्स लिखे गए। हिंदुओं में बड़ी वो है, रामायण को लेकर काफ़ी श्रद्धा है, महाभारत को लेकर श्रद्धा है। उस तरीके से पुराण्स हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, अरण्यक्स हैं, इन सब को लेकर काफ़ी श्रद्धा है। ठीक है, तो देखिए भाई, जो पुराण्स हैं, पुराण 18 पुराण हिंदू परंपरा में देखे गए हैं और ये सब उसी समय पर कंपाइल्ड होते हैं, कंपोज किए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टोरीज। देखो, वेद जो हैं, वेद को क्या बोला जाता है? श्रुति बोला जाता था। यानी उस समय वेद लिखे नहीं जाते थे, उस समय वेद एक दूसरे से ट्रांसफ़र किए जाते थे, जब वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग। आप याद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो आपको ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू वन जनरेशन सुनकर। ठीक है, इसी तरीके से कहानियाँ थीं, कहानियाँ जैसे भगवान राम की, महाभारत की, ये सब जो कहानियाँ उस समय पूर्वज सुनाते रहे, उन सबको यहाँ कंपाइल किया गया। ठीक है, महाभारत और रामायण इस टाइम पीरियड पे लिखे गए। तो कोई बोले कि भैया तुम्हारे रामायण और महाभारत तो 300 और 400 AD में लिखे गए, तुम कैसे कह सकते हो कि रामायण और महाभारत पुराने थे? तो आप ये बोल सकते हो कि भैया लिखे गए थे पुराने। ठीक है, लिखना हमने कंपाइल यहाँ पर किया था, उससे पहले हमारे दादा दादी पूर्वज ये चीज़ें सुनाते आए थे हमें। बुद्धिस्ट वर्क आपको देखने को मिलता है, बुद्धिस्ट वर्क आपको पाली में देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ एक आपको संस्कृत में भी देखने को मिलेगा। प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट राइटर्स ऑफ द गुप्ता के टाइम पे कौन थे? आर्यदेव, आर्य असंग, वसुबंधु, दिगनागा, ये कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स हुआ करते, बुद्धिस्ट राइटर थे। फर्स्ट रेगुलर बुद्धिस्ट वर्क आपको लॉजिकल देखने को मिलेगा बाय द वसुबंधु। ठीक है, बुद्धिस्ट वर्क ऑन बेसिस ऑन द लॉजिक, ये वसुबंधु द्वारा आपको देखने को मिलेगा। जैन लिटरेचर में आपको, जैन लिटरेचर थी, है ना, वो मोस्टली आपको देखने को मिलेगी प्राकृत लैंग्वेज में। और बुद्धिस्ट की जो लैंग्वेज थी वो मोस्टली पाली हुआ करती थी, है ना। तो दोनों में अंतर समझ लेना कि जैन टेक्स्ट आपको प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे और बुद्धिस्ट टेक्स्ट आपको पाली लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। तो प्राकृतिक में कुछ आपको संस्कृत में भी देखने को मिल जाते हैं। जैन राइटर्स जैसे विमल, जिन्होंने रामायण का वर्जन लिखा है, जैन वर्जन ऑफ रामायण लिखा है। ठीक है, जैन, हाउ जैन वॉज कनेक्टेड टू द रामायण, है ना। इवन जैन ऑल्सो कंसिडर और कंसिडर टू बी कनेक्टेड टू द श्री कृष्ण ऑल्सो। ठीक है, तो वहाँ से भी कनेक्शन है। सिद्ध सेन सिद्ध सेन दिवाकर, इन्होंने लॉजिक्स इन द जैन परंपरा, इसकी फाउंडेशन रखी। तो आपको पूछा जा सकता है, हु लेज द फाउंडेशन ऑफ लॉजिक्स इन द बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो दोनों को याद रखना, सिद्ध सेन इसके थे और वसुबंधु बुद्धिस्ट के थे।
एक चाइनीज़ ट्रैवलर आए हैं फाहिन, ठीक है, फाहिन आए हैं। फाहिन ने इस टाइम पर अपनी जो जिस तरीके से हिंदुस्तान को देखा, जिस तरीके से गुप्ता टाइम पीरियड को गुप्ता एम्पायर को देखा, उन्होंने अपने कुछ टेक्स्ट लिखे हैं। तो फाहिन द्वारा जो चीज़ें देखी गई लिखी गई वो एक नोटेबल हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। हमने तो अपना लिखा तो लिखा, लेकिन दूसरों ने हमारे बारे में क्या लिखा ये ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है इन कंपेरिजन टू हमने अपने बारे में क्या लिखा, ठीक है। कुछ नोटेबल वर्क हैं, जैसे कुछ ऑथर हैं, सोदरका हैं, जिनका काम क्या है ना, मरीचक का टीका। तो ये कुछ काम है, देख लेना, याद रखना, अगर याद रख सको तो। भारवी हैं, जिनका कीर्तार्जुन जन्य है, ये अर्जुन और शिव के बीच का कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी है। दंडिन, इनका काव्यदर्श है और दशकुम चरित्र है, ठीक है। सुवेंदु हैं, विष्णु शर्मा हैं, पतंजलि हैं। पतंजलि द्वारा लिखा गया था एक महाभाष्य, यानी संस्कृत ग्रामर। इसी तरीके से चंद्रगोमिया हैं, इन्होंने भी चंद्र व्याकरणम लिखा है, संस्कृत ग्रामर लिखा है। लेकिन ग्रामर के जो बड़े राइटर माने गए हैं वो पाणिनि माने गए हैं। पाणिनि द्वारा लिखा गया था अष्टाध्यायी, ध्यान रखना क्या लिखा गया था, अष्टाध्यायी। ये संस्कृत का ग्रामर रूल है एक तरीके से। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी जो लिखा गया ये ग्रामर है, ग्रामर रूल है संस्कृत का, ठीक है। इस पर कुछ कमेंट्रीज पतंजलि ने भी लिखी, जिनको बोला गया व्याकरण महाभाष्य। ध्यान रखना क्या बोला गया, व्याकरण महाभाष्य, ठीक है। तो पूछ ले कि अष्टाध्यायी किसने लिखी, तो पाणिनि ने लिखी। पाणिनि एक बहुत बड़े ऋषि हुए, ठीक है, भाषा के बहुत बड़े जानकार हुए हैं और इन्होंने व्याकरण लिखा है, संस्कृत का व्याकरण लिखा है। कालिदास काफ़ी फेमस पोएट हुए हैं। कालिदास का जो सबसे फेमस ड्रामा है, प्ले है, वो है अभिजनम शकुंतलम, ठीक है, अभिजन शकुंतलम। ये काफ़ी फेमस रहा प्ले, है ना। इसी तरीके से और भी सारे कई वर्क्स रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना याद रखो कि 2022 में यूपीएससी ने भी इस तरीके पे कोई क्वेश्चन पूछ रखा है कालिदास पर, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट 100 लिटरेरी वर्क इन द वर्ल्ड, दुनिया के बेस्ट 100 निकाले जाएँ तो उनमें से इनका नाम आता है, ठीक है। जिसको बाद में यूरोपियन लैंग्वेजेस में, डिफरेंट लैंग्वेजेस, यूरोपियन में सिर्फ इंग्लिश में नहीं, फ्रांस, जर्मन और भी कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। और भी कई सारे इनके प्ले रहे, जैसे मलविकानिमित्रम, विक्रमो वर्ष्य, ठीक है। ये एक तरीके की क्या थी, लव स्टोरी थी ऑफ किंग अग्निमित्र और डांसर थी मलविका। तो मलविका अग्निमित्र, तो इनकी एक लव स्टोरी बनाई गई। तो ध्यान रखना कि वो सलीम और अनारकली वाली कहानी कोई नई कहानी नहीं है ना। तो कालिदास ने बहुत पहले ही एक राजा और एक डांसर के बीच की कहानी को भी लिखा है ना? तो राजा हमेशा से ही ऐसे काम करते आए हैं, ठीक है। कुछ एपिक्स हैं जैसे रघुवंशम, तो ये भगवान राम पर है। कुमार संभव, कुछ लिरिक्स हैं। ऋतुमस्रा, मेघदूत, मेघदूत काफ़ी फेमस लिरिक्स है, मेघदूत काफ़ी फेमस लिरिक्स है, ठीक है। ऐसे ही एक और हमारे राइटर हुए हैं विशाख दत्त, ठीक है। तो विशाख दत्ता, देवी चंद्रगुप्तम एंड मधुरकाश, ठीक है। ये गुप्ता के टाइम पीरियड की, गुप्ता के टाइम में क्या हुआ कैसे था वो सब जानकारी देता है, ठीक है। राइज ऑफ गुप्ताज एम्पायर के बारे में बात करता है। तो चंद्रगुप्त
ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, तो देवी चंद्रगुप्तम किसकी स्टोरी है? गुप्ता किंग रामगुप्त की है, ध्यान रखना। तो चंद्रगुप्त मौर्य पर मत चले जाना, किस पर जाना है? रामगुप्ता पर जाना है, किंग रामगुप्त। हु डिसाइडेड टू सरेंडर हिज क्वीन ध्रुव देवी टू शक इन्वेडर, बट हिज यंगर ब्रदर चंद्रगुप्त एंटर्ड द एनिमी कैंप एंड डिस्गाइज्ड एज क्वीन एंड किल द एनिमी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रामगुप्त ने अपनी पत्नी को ही सौंपने का, शक इन्वेडर्स को सौंपने का विचार बना लिया था, लेकिन इनके भाई ने आके सारे एनिमी को ख़त्म कर दिया। इन द क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले चंद्रगुप्त डिथ्रोन्ड रामगुप्त एंड मैरी ध्रुव देवी। तो ठीक है, क्या ही करोगे रामगुप्त, जब तुम अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए तो राजा बनकर ही क्या कर लोगे। ठीक किया चंद्रगुप्त ने, है ना। ऐसी स्टोरीज उस समय थी। ठीक है, अदर सोर्स ऑफ गुप्ता स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी नारद, विष्णु, बृहस्पति, कात्यायन स्मृति। तो विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, इनके द्वारा गुप्ता के बारे में देखने को मिलता है, क्योंकि ये सारे ग्रंथ उसी समय लिखे गए थे। और जिस समय आप लिखोगे तो चाहते न चाहते कुछ कंटेम्प्रेरी तो उसमें लिखोगे ही लिखोगे, समझ गए ना। आप कितना भी कोशिश कर लो, आज आप बैठो कि मैं एक हिंदी में, प्योर हिंदी में कुछ लिखूंगा, आप नहीं लिख पाओगे। कुछ ना कुछ कंटेम्प्रेरी आज के टाइम पे जो चल रहा होगा वो उस शब्द उसमें कुछ ना कुछ मेंशन हो ही जाएगा, समझ गए ना। ठीक है, कम दंड का निस्त्राज वर्क ऑन पॉलिटी एड्रेस टू किंग। तो नीतिसारा नाम के एक हमारे राइटर हैं जिनकी एक किताब है कामदंड का। तो ये एक तरीके से पॉलिटी किताब है। स्मृतिज आर द रिलीजियस टेक्स्ट कवरिंग द वाइड रेंज ऑफ द सब्जेक्ट्स सच एज एथिक्स, पॉलिटिक्स, कल्चर, आर्ट्स, धर्मशास्त्र, पुराण्स, ये सब चीज़ें लिखी गई थी। ठीक, साइंस की बात करें तो गुप्ता के टाइम पीरियड पे क्या साइंस में एडवांसमेंट हुआ? तो जीरो का जनक, डेसिमल सिस्टम, क्या ही गजब कर रहा होगा वो टाइम पीरियड। गुप्ता का टाइम पीरियड, गोल्डन एज, जीरो का जन्म, डेसिमल सिस्टम का जन्म, थ्योरी ऑफ इन्वेंशंस, ये देखने को मिलता। आर्यभट्ट देखने को मिलते हैं। आर्यभट्टियम डील विद द अर्थमेटिक्स, जियोमेट्री, अलजेब्रा का एडवांसमेंट हमको देखने को मिलता है। तो आर्यभट्ट सिर्फ जीरो तक सीमित नहीं थे, ठीक है। तो अर्थमेटिक्स में एडवांसमेंट, जियोमेट्री में एडवांसमेंट, अलजेब्रा में एडवांसमेंट देखने को मिलता है। सूर्य सिद्धांत, एग्जामिन द ट्रू कॉज ऑफ सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता है। ठीक है, सोलर एक्लिप्स कैसे आता है, क्यों आता है, तो ये देखने को मिलता है विद द आर्यभट्ट द्वारा। तो इनकी किताब थी सूर्य सिद्धांत। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट द अर्थ वॉज स्फेरिकल इन शेप दैट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सेस। ये गैलीलियो ने बहुत बाद में जाके बात कही कि अर्थ चपटी नहीं है, गोल है, ठीक है। और इस बात पर गैलीलियो को मार दिया गया था। ये बात आर्यभट्ट बहुत पहले 300-400 AD में ये बात जब कह रहे थे कि अर्थ गोल है और ये अपने ही एक्सिस पर घूमती है, उसके ये बात कहने के बाद कई धर्म आए जो ये मानते रहे कि धरती गोल नहीं चपटी है, ठीक है। जिनमें इस्लामिक धर्म भी है और जिनमें क्रिश्चियन धर्म भी है, और भी कई धर्म हैं जो ये मानते थे कि धरती चपटी है। लेकिन उस समय हम ये कह चुके थे कि धरती गोल है। और सिर्फ आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट से पहले भी धरती को इंडियन फिलॉसफीज में स्फेरिकल ही माना गया है, ठीक है। इसे स्फेरिकल ही माना गया है। हमारी एस्ट्रोलॉजी आर्यभट्ट के टाइम से नहीं शुरू हुई, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। और हम ये मानते रहे हैं कि अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है, सारे ग्रह सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। तो हमारी जो समझ थी सोलर सिस्टम पर, वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी, समझे। हम अर्थ
के सोलर सिस्टम को, इवन इक्लिप्स को ग्रहण कब पड़ेगा, अगला ग्रहण कब पड़ेगा, ये तक चीज़ें हम अभी बता पा रहे। आज जो तुम्हारा नासा और ये सैटेलाइट्स चीज़ें बताती हैं, इन सब चीज़ों की गणना बिना किसी आज के जो एडवांस टूल्स हैं, एडवांस मैकेनिक्स हैं, एडवांस कंप्यूटर्स हैं, उनकी वो ना होते हुए हमने ये सब कर लिया था। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच वी आर अहेड ऑफ द टाइम। है, आगे बात करते हैं। एक हमारे साइंटिस्ट हुए, ठीक है, जिनको क्या बोलता है, वहरा मिहिरा, ठीक है। इनके द्वारा एक वो लिखा गया किताब, जिसको बोला गया पंच सिद्धांतिका। क्या बोला गया? पंच सिद्धांतिका, जो 5 एस्ट्रोनॉमल सिस्टम्स की बात करता है। इट इज़ द समरी ऑफ सूर्य सिद्धांत, रोमका सिद्धांत, पॉलिशा सिद्धांत, विशिष्ट सिद्धांत, पैतमसा सिद्धांत। इन सब सिद्धांतों को कंपाइल्ड करके एक तरीके से समरी क्रिएट करता है। ऐसे ही है बृहद संहिता। बृहद संहिता एक तरीके से एनसाइक्लोपीडिया है, एस्ट्रोनॉमी का, फिजिकल ज्योग्राफी का, बॉटनी का, नेचुरल हिस्ट्री का। आ जाओ बेटा, जो आज पढ़ रहे हो वो हम बहुत पहले कर चुके। बृहद जातिका, ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी पर ये किताब लिखी गई है। द मेडिकल ट्राइब ऑफ एंशिएंट इंडिया वर भगवत, चरक एंड सुश्रुत। मेडिकल क्षेत्र में जितना एडवांसमेंट हुआ, रिमार्केबल, कमाल का, समझ गए, कमाल का। इनके 3 बड़े साइंटिस्ट हुए। कौन कौन? भगवत, चरक और सुश्रुत। चरक एंड सुश्रुत लिव्ड बिफोर गुप्ता एज। गुप्ता के टाइम पीरियड से पहले रहे थे, लेकिन एडवांसमेंट हो चुका था, ठीक है। भगवत रहे थे उस समय गुप्ता के टाइम पर, ठीक है। इवन सुश्रुत की जो संहिता है, सुश्रुत फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड कंसीडर किए जाते हैं कि सर्जरी कैसे करते हैं, ये सुश्रुत बताएंगे। चरक मेडिसिन्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी कंसिडरेबल चीज़ है। आज से सर्जरी के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। पहले तो आप 15 साल स्कूलिंग करो, उसके बाद आप MBBS करो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, तब जाके आप सर्जन कहलाओगे, उसके, है ना। तो मतलब जीवन के आप 20 साल, 25 साल, 20-22 साल आप सिर्फ पढ़ाई करोगे, तब जाके आप सर्जन बनोगे आज के। और उस समय हमारे पास सर्जन हुआ करते थे। नवनीकट्टम was a medical work during the Gupta age, which is the manual of recipe formulation and prescriptions. तो क्या दवाई कैसे बननी है, क्या मटेरियल्स चाहिए, किसको कितनी दवाई कब कब देनी है, पूरा प्रेस्क्रिप्शंस इसमें मेंशन हुआ करता था। हस्ट आयुर्वेदा, ये वेटरनरी साइंस है, जो कि जानवरों को इलाज के लिए हमने की थी। इसके ऑथर कौन थे? ऑथर याद रख लेना, पलकप्प। अटेस्टेड टू द एडवांस मेड इन मेडिकल साइंस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो मेडिकल साइंस में हम कितने एडवांस थे, सिर्फ हमने इंसानों के बारे में नहीं, जानवरों के बारे में भी हमने सोचा था। तो ये गुप्ता के टाइम पीरियड की एडवांसमेंट थी। एक ही नेगेटिव था गुप्ता के टाइम पीरियड्स में, कि वो ये था कास्ट सिस्टम जो था, कास्ट सिस्टम वो बहुत चरम सीमा और अपने गंदे फेज में चल रहा था, गंदे घिनौने फेज में चल रहा था, ठीक है। बस यही एक गुप्ता के टाइम पीरियड का नेगेटिव पॉइंट है। बाकी सारे बेस्ट हैं, टॉप हैं, A1 क्लास है, ठीक है। तो गुप्ता के बाद हम बात करेंगे संगम लिटरेचर की, जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही।